हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल इन इजी लर्न। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो हम जान लेते हैं कि आज हम इस टॉपिक में कवर क्या क्या करने वाले हैं। पॉइंट टू बी डिस्कस्ड: मीनिंग ऑफ लर्निंग, characteristics of learning and factors influencing learning। यानी कि अधिगम का क्या अर्थ है, अधिगम की क्या विशेषताएं हैं और ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम में प्रभाव डालते हैं। आप लोग सभी जानते ही होंगे कि एक सिर्फ पूरे संसार में इंसान के पास ही क्षमता है कि वो तर्क दे सके, यानी कि रीजनिंग कर सके। इसके अलावा इंसान के अलावा ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो जिसके पास तर्क करने की क्षमता है। और इसी ही रीजनिंग पावर से वो किसी भी चीज को, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी थिंग को बड़ी आसानी से सीख सकता है और बड़ी तेजी से सीख सकता है। इसीलिए जो अधिगम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इंडिविजुअल की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। और लर्निंग को ही बेसिस माना गया है इंडिविजुअल की सक्सेसफुल लाइफ के लिए। आप देख सकते हैं आसपास आपके जितने भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप जो नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं, वो सारा का सारा लर्निंग का ही रिजल्ट है। यानी कि अधिगम का ही परिणाम है कि आप नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करके अपनी बेसिक लाइफ को अच्छा कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसकी मीनिंग से। इसका क्या अर्थ है? इट इज इक्विवेलेंट टू चेंज, मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। यानी कि जो अधिगम है वो परिवर्तन, सुधार, विकास और समायोजन के बराबर ही माना गया है। यानी कि जब भी आप कोई चीज सीखते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, सुधार आता है, आप में विकास होता है और आप में एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी, पावर बढ़ जाती है, समायोजन करने की क्षमता बढ़ जाती है। It is relatively permanent change in behavior as result of experience and practice। यानी कि जब भी आप लर्निंग करते हैं उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। और जब भी आप लर्निंग करते हैं, दो चीज़ों से लर्निंग करते हैं, एक एक्सपीरियंस से और एक प्रैक्टिस से। एक्सपीरियंस यानी कि वो उन चीज़ों से जहाँ पे आप पैसिवली पार्ट प्ले कर सकते हैं, एक्टिवली तो करते ही करते हैं, कई जगह आपको ना चाहते हुए भी एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई हादसा हो जाए आपके सामने तो उनसे आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। यानी कि नॉन इंटेंशनली जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सपीरियंस का रूप दिया गया है। और प्रैक्टिकली जो आप जानबूझ के, सोच समझ के किसी चीज़ को सीखते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिस का नाम दिया है। और ये जो लर्निंग है सिर्फ कन्फाइंड नहीं है स्कूल लर्निंग से। यानी आपने साइकिलिंग सीख ली, रीडिंग करना सीख ली, राइटिंग करना सीख ली, बस वो लर्निंग होगी। लर्निंग एक बहुत ही वास्ट टर्म है अपने में, जिसका मतलब जो एक बहुत ही प्रभाव डालता है इंडिविजुअल में। इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव टर्म विच लीव अ परमानेंट इफेक्ट ऑन। देन हम बात करेंगे इसके डेफिनेशंस के बारे में। According to Woodworth in 1945, learning is a process of acquiring new knowledge and new response। यानी कि अधिगम नया ज्ञान और नई प्रतिक्रिया प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि अधिगम से आप न्यू नॉलेज और नया रिस्पॉन्स, आप किसी भी सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्स देना है, उसके उसकी किस तरह से आप ज्ञान आप लर्निंग के थ्रू ही प्राप्त कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। देन अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो इन 1973, लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। यानी अधिगम से आपकी आदत, ज्ञान और मनोदृष्टि में ये तीनों चीजें अर्जित होती है। आप आपकी लर्निंग से आपकी आपके अंदर हैबिट ऑफ नॉलेज, हैबिट्स आप में डेवलप होती हैं, आप में ज्ञान डेवलप होता है और आपकी किसी भी चीज को देखने की क्षमता या उसके बारे में समझने की क्षमता आप में अच्छी हो जाती है। देन अकॉर्डिंग टू मून्स 1975, टू लर्न इज टू मॉडिफाई। यानी कि अधिगम अपने में सुधार करना ही है, रूपांतरण करना अपने आप को किसी चीज में, उसको अधिगम का नाम दिया गया है। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहले प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन।
अब जो इंसान है वो जब पैदा होता है, जब तक मरता है, कुछ ना कुछ वो सीखता ही है किसी न किसी सिचुएशन से। इसलिए इसको एक प्रोग्रेसिव चेंज व्यवहार में आपके प्रगतिशील परिवर्तन का नाम दिया गया है। सिर्फ़ इंसान जो है सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी बैठे हों, किसी के और के एक्सपीरियंस से भी आप सीख सकते हैं। कुछ ना कुछ, कभी न कभी, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहते हैं, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर का नाम दिया है। देन मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन से प्रेरित है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में एडजस्टमेंट एबिलिटी आपकी अच्छी है, आपको समायोजन करने की आपकी शक्ति अच्छी है, तो आप किसी भी काम को, किसी भी सिचुएशन में किसी भी काम को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और तेज़ी से उसको सीख सकते हैं। देन यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि आप ऐसा कोई नहीं है कि अगर सिर्फ आप इंडिया में ही सीख सकते हैं। आप देश में के किसी भी कोने में चले जाएँ, आप कुछ ना कुछ कभी न कभी किसी भी समय सीख सकते हैं। इसलिए इसको यूनिवर्सल इन नेचर का नाम दिया है, प्रकृति सार्वभौमिक। देन नेवर एंडिंग ग्रोथ, ये कभी ना खत्म होने वाली वृद्धि और विकास को लर्निंग बोला, अधिगम को एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया बोला है। यानी कि जब इंसान पैदा होता है और जब तक मरता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और एक हम उदाहरण के रूप में जानते हैं कि महाभारत काल में अभिमन्यु जो है वो अपने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रक्रिया को सीख गया था। इसका मतलब है कि जब आप इंसान अपनी माँ के गर्भ में होता है तभी वो सीखना शुरू कर देता है। इसीलिए बोला जाता है किसी भी गर्भवती महिला के सामने नकारात्मक शब्दों का या स्थिति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा खुश रखना चाहिए, उसको अच्छी-अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए, अच्छी-अच्छी बातें ही सिखानी चाहिए। देन गोल डायरेक्टेड, ये लक्ष्य निर्धारित करता है। अगर आपको पता है कि आपने क्या गोल अचीव करना है तो आपकी लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको पता ही नहीं है आपका गोल क्या है तो आप लर्निंग भी नहीं इतनी अच्छी कर सकते किसी चीज़ के लिए। देन एक्टिव एंड क्रिएटिव पार्टिसिपेशन, यानी कि सक्रिय और रचनात्मक भाग लेना किसी चीज़ में। अगर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ही एक्टिवली और क्रिएटिवली पार्ट ले रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से और तेज़ी से सीख सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी कैसी है, सेल्फ एक्टिविटी कैसी है, आप क्या एक्टिविटी करने वाले हैं। एक्टिवली उसमें अगर आप पार्ट लेंगे और क्रिएटिवली पार्ट लेंगे तो आप किसी भी चीज़ को बहुत ही तेज़ी से सीख सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ अराउज्ड बाय इंडिविजुअल एंड सोसाइटी नीड, यानी कि जो अधिगम है वो व्यक्तिगत और सामाजिक ज़रूरतों से भी उत्पन्न होता है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर लगता है आपको कि आपको पर्सनल नीड है एक बाइक सीखने की या सोसाइटी में ऐसी कोई नीड है जो आप सीख सकते हैं, कोई ज़रूरत है जिसके लिए आपको कुछ चीज़ सीखना ज़रूरी है, तो आपका इंटरेस्ट जागेगा तो आप उस चीज़ को सीखने के लिए बहुत तेज़ी से सीख सकते हैं और बहुत ही आसानी से उसको सीख लेंगे चीज़ को। देन ट्रांसफरेबल, यानी कि जो लर्निंग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आराम से ट्रांसफर की जा सकती है। देन लर्निंग इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है लर्निंग इज़ अ प्रोसेस और इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, क्यों नहीं है? इसलिए हम इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर जो लर्निंग है, जो अधिगम है वो प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है किसी चीज़ का। और इस लर्निंग को करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि सबसे पहले आपका नीड क्या है, आपका मोटिव क्या है, और आपका गोल क्या है। देन उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या-क्या एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, और एडजस्टमेंट करने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, जो आपके गोल को अचीव करने के लिए बाधा बैरियर है। देन उनको चेंजेस करना और फाइनली उन स्टेप्स को फिक्स करना। इस फिगर और डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं, मान लीजिए ये आप हैं इंडिविजुअल, ये आपका गोल जो आपने अचीव करना है, और जो ये हैं ये आपके सारे बैरियर्स हैं, ये आपको गोल अचीव करने के लिए रोक रहे हैं। तो जनरली आप कोई एक स्टेप उठाओगे, अटेम्प्ट करोगे, वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। आमतौर में माना गया है कि जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हो, आप एकदम से कोई चीज़ नहीं सीखते, आपको कई कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आप कई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स भी करेंगे। उस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स को आपको पता चल गया यहाँ बैरियर है, आप दूसरा रास्ता लेंगे, वहाँ पे भी आप अनसक्सेसफुल रहेंगे, और ये इन्हीं सभी रास्तों को बोला गया है आपका वैलिड रिस्पॉन्सेज़, जो आपकी प्रतिक्रिया किसी गोल को अचीव करने की, ये सारी प्रतिक्रिया जो आप कर रहे हैं, जो आप बैरियर से
एक बैरियर से दूसरे बैरियर तक जा रहे हैं, फिर तीसरे बैरियर तक जा रहे हैं। ये सारी आपकी प्रतिक्रियाएँ हैं आपके गोल को अचीव करने की। फाइनली एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट आप करते हैं, जिससे आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं। यानी कि हम एक उदाहरण के रूप से देखें, अगर कोई बच्चा साइकिल सीखने की कोशिश करता है, तो वो पहले साइकिल के पीछे दूसरे स्पोर्टेड टायर लगाता है, उससे साइकिल सीखना शुरू उसके बाद वो साइकिल के टायर हटा लेते हैं। देन वो सीखता है, गिरता भी है, फिर उठता है, कभी फिर थोड़ा-सा ज़्यादा चलता है, साइकिल को राइड करता है, फिर गिर जाता है, फिर कोशिश करता है चलने के लिए। वो उसके गिरना उसके बैरियर्स ही हैं उसके गोल को, उसका गोल क्या है? साइकिल चलाना। और वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स करता रहता है, फाइनली उसको साइकिल चलाना आ जाती है। इसीलिए इसको एक प्रक्रिया बोला गया है उत्पादन नहीं की इस किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको प्रोसेस करना ही पड़ता है, कुछ गतिविधियों से गुज़रना ही पड़ता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो अधिगम में प्रभाव डालते हैं? सबसे पहला फैक्टर है पर्सनल और इंडिविजुअल, यानी कि निजी या व्यक्तिगत कारक। और इसके पहला इसका फैक्टर है साइकोलॉजिकल, यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक, और दूसरा है फिजियोलॉजिकल, यानी कि शारीरिक कारक। अब मनोवैज्ञानिक कौन-कौन से कारक हो सकते हैं? यानी सबसे पहले मैच्योरिटी, कि आप कितने परिपक्व हैं किसी काम को करने के लिए, आप कितने मैच्योर हैं किसी काम को करने के लिए। एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर कोई 8 साल का बच्चा बोले मैंने मोटरसाइकिल या कार चलानी है, तो वो मैच्योर नहीं है उस काम को करने के लिए, वो नहीं कर सकता। ना उसकी एज है उस काम को करने के लिए। और वही 80 साल का बच्चा 80 साल का कोई बुजुर्ग बोले कि मैंने बच्चों वाले काम करने हैं, तो वो एबल मैच्योर नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, एबल नहीं है उस चीज़ को करने के लिए। तो मैच्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किसी भी काम को सीखने के लिए। देन सेकंड वन इज़ रेडीनेस। आप किसी काम को करने के लिए कितने तैयार हो? अगर आप ज़बरदस्ती आपको किसी चीज़ में कराया जाए, तो आप उस चीज़ में आप लर्निंग आपकी अच्छी नहीं होगी। अगर आप तैयार ही नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो आप सीख ही नहीं सकते उस कार्य में। देन एप्टीट्यूड, आपकी दृष्टिकोण क्या है? आपका मनोदृष्टि क्या है किसी काम को करने के लिए? अगर आपकी नेगेटिव एटीट्यूड ही है किसी काम को करने के लिए, तो आपकी हमेशा जो लर्निंग है वो इफ़ेक्ट ही करेगी। आपको बहुत टाइम लग जाएगा काम करने के लिए, सीखने के लिए सॉरी। देन मोटिवेशन, आप कितने प्रेरित हैं उस काम को करने के लिए? आप अगर हाईली मोटिवेटेड हैं, तो आप जल्दी और आसानी से काम कर लेंगे। अगर मोटिवेशन लेवल आपका बहुत वीक है और लो है, तो आप उस काम को आसानी से नहीं कर सकते। देन मेंटल हेल्थ, आपका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो कैसा है? कोई तनाव तो नहीं है? कोई किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं है? स्ट्रेस तो नहीं है किसी चीज़ को लेके? अगर उस कंडीशन में आप हैं कि आपको स्ट्रेस है या तनाव है किसी चीज़ को लेके, तो आप काम को आसानी से सीख नहीं सकते। देन विलनेस, आप कितनी सतर्कता से काम चाहते हो कि मैं ये काम करूँ। देन मेंटल फटीग, आपकी जो शारीरिक आप थक तो नहीं गए हैं? कई बार आप इतना मेंटली अपना काम करते हैं सोच-सोच के, किसी कोई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें माइंड का ज़्यादा यूज़ होता है, और आप वो उस काम को करके थक जाते हो और नेक्स्ट काम आप नहीं कर पाते। तो आप कहीं मेंटली थकान तो नहीं महसूस कर रहे हैं, मानसिक थकान तो शुरू महसूस नहीं कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए। अगर ऐसा है, तो आपकी लर्निंग इफ़ेक्ट करेगी, आप अच्छी तरह से किसी काम को सीख नहीं सकते। देन आपको उस काम को करने में ज़रूरत भी है महसूस होती है कि नहीं, आपको लगता है कि मैं ये काम करूँ, पर आपको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, तो आप वो भी आप काम नहीं कर पाएँगे, आसानी से नहीं सीख पाएँगे। देन फिज़ियोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी कि शारीरिक कौन-कौन से कारक हो सकते हैं? सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन, अगर किसी काम में आपके शरीर का बहुत ही प्रयोग हो रहा है, मजबूत शरीर चाहिए किसी काम को करने के लिए, और शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरी है। अगर वही आपको प्रॉपरली ढंग से नहीं मिल रहा, तो आप किसी काम को आसानी से नहीं सीख सकते और कर सकते। देन ड्रग्स और अल्कोहल, आप शराब या ड्रग्स तो नहीं ले रहे हो काम करने से पहले। अगर वैसा है, तो आपका मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होगी किसी भी काम को सीखने के लिए। देन फिजिकल फटीग, काम को करने के लिए, किसी भी काम को सीखने और करने के लिए आप शारीरिक थके तो नहीं हुए हैं, तंदुरुस्त हैं, शारीरिक स्वास्थ्य आपका कैसा है, वो भी बहुत मैटर करता है। देन एज, आपकी एज क्या है? अब उस काम को करने की आपकी एज है, यानी कि 80 साल का कोई बुजुर्ग 10 साल के बच्चे का कोई काम कर सकता है, या 10 साल का बच्चा 20-25 साल के किसी व्यक्ति का काम नहीं कर सकता। इसलिए एज भी बहुत मैटर करती है किसी काम को करने के लिए। यानी कि हम बाइक चलाने की बात कर लें या कार चलाने की बात कर लें, एक प्रॉपर एज सेट की गई है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, उससे पहले हम इस चीज़ को नहीं सीख सकते और चला भी नहीं सीख सकते हैं, पर चला नहीं सकते। अगर हम चला ही नहीं पाएँगे, तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएँगे, उस चीज़ में लर्निंग इफ़ेक्ट करेगी।
देन आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य कैसा है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं सीख सकते। अब दूसरा फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि वातावरणिक जो आपके कारक हैं वो क्या-क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें टास्क या मटेरियल रिलेटेड फैक्टर, यानी कि कार्य संबंधित कारक, जो भी आपने काम करना है उससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं वो आपकी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कि मान लीजिए कि आप कोई काम करने वाले हैं, वो बहुत डिफिकल्टी ऑफ टास्क अगर डिफिकल्ट है तो आपकी उस काम को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा इफ़ेक्ट लगेंगे, आपको मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा उस काम को करने के लिए, नहीं तो आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। अगर इसी में दूसरा पार्ट है सिमिलैरिटी ऑफ टास्क, ऐसा कोई काम आप सीखने वाले जो आप पहले से ही कर चुके हो। यानी कि अगर आपको साइकिल चलाने आती है तो आप बाइक पे अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं अपना। या तो अगर आपको गिटार बजाना आता है तो आप पियानो अच्छी तरह से बजा सकते हैं, तो रिलेट करते हैं आपस में। अगर कोई काम पुराने काम से जो आपने सीखा उससे रिलेट करता है, सिमिलर है उससे, तो आप आसानी से आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अ, देन इसके बाद टास्क रिलेटेड की बात करेंगे हम कि उस टास्क में उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, उस काम को सीखने में कितना लेंथ ऑफ द टास्क, काम को सीखने में कितना टाइम लगेगा वो भी मैटर करता है। उसके बाद उस काम को करते वक्त आपको प्लेजर और पेन, सुख और दुख का अनुभव होता है। अगर सुख का अनुभव होता है तो आप उसको जल्दी सीखेंगे, अगर दुख का अनुभव होता है तो उसको आपको टाइम लगेगा सीखने के लिए। देन सेकंड इसका फैक्टर है वो है मेथड ऑफ लर्निंग, कि आप सीखने के लिए कौन-कौन से मेथड यूज़ करते हैं, कौन-कौन से आप तरीके यूज़ करते हैं। अलग-अलग तरह के तरीके किसी भी काम को करने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले होता है होल एंड पार्ट मेथड, यानी कि किसी भी काम को तोड़-तोड़ के करना या इकट्ठा ही उस काम को करना। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि जो होल मेथड है वो बेटर देन है और वो बेटर रिज़ल्ट देता है आपके पार्ट मेथड से। होल मेथड एज़ और पार्ट मेथड। होल मेथड बेटर माना गया है और जो होल मेथड है वो एक इंटेलिजेंट लर्निंग को डिनोट करता है, दर्शाता है, और ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को किसी भी चीज़ के मटेरियल को ग्रैप्स करने के लिए। इसलिए होल मटेरियल को देखना, उसको सॉल्व करना, उसको लर्न करना अच्छा माना गया। देन लर्निंग बाय डूइंग, करते-करते सीखना। अगर आप किसी काम को इन्वॉल्व लर्निंग बाय डूइंग, अगर आप किसी काम को करते-करते सीखेंगे, तो आप उस काम को प्रैक्टिकली करेंगे तो काम बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देन गाइडेंस एंड, इसी का पार्ट है गाइडेंस एंड क्यूज़, यानी कि निर्देश और संकेत। अगर किसी काम को करने में आपको अड़चन होती है करते-करते और आपको उसकी निर्देशन मिल जाए, उसके थोड़े से संकेत मिल जाए, इस काम को इस तरह से किया जाता है, तो आप उस काम को बहुत आसानी से सीख सकते हैं और कर सकते हैं, और ये आपकी टाइम और एनर्जी दोनों बचाती है। देन नेक्स्ट है आपका टाइम ऑफ लर्निंग। इसी के अंदर की मेथड होगा कि आप किस समय, कईयों को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, सीखना, किसी काम को करना, और किसी को मॉर्निंग आवर्स में, किसी को दोपहर में, किसी को रात में पढ़ना, और जैसी जिसकी नीड है, जैसे जिसकी अडेप्टेशन है, वो उस तरह से अगर लर्निंग करें तो आसानी से कर सकता है। और हर काम को हर समय में नहीं किया जा सकता। कई चीज़ें जो सुबह ही आप याद कर सकते हैं या सुबह ही कर सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ आपने सुबह सीखनी है, कोई ड्राइविंग करना सीखें तो सुबह आप आसानी से सीख सकेंगे, इंस्टेड ऑफ आप उसको रात को सीखें। देन अगला फैक्टर है टीचर रिलेटेड फैक्टर, यानी कि शिक्षक संबंधी कारक। कौन-कौन से इसमें मेथड हो सकते हैं, कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं जिसको जो इफ़ेक्ट करते हैं आपके लर्निंग के। इसके भी अलग-अलग फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं लर्निंग को। यानी कि सबसे पहले है कि मेथड ऑफ टीचिंग। टीचर कौन-सा मेथड यूज़ कर रहा है पढ़ाने के लिए। मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड्स कौन से यूज़ कर रहा है। जो मेथड यूज़ कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लर्नर है, लर्नर के जो जो सीखने वाला इंसान है उसके अकॉर्डिंग वो मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, यानी कि लेक्चर मेथड हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो सकता है, प्ले वे मेथड हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको प्ले वे मेथड से पढ़ाया जा रहा है टीचर, और जो छोटे बच्चे हैं या नर्सरी क्लास के बच्चे हैं उनको लेक्चर मेथड से पढ़ाया जा रहा है, तो लर्निंग आपकी इफ़ेक्ट ही करेगी। जो बच्चे, उन बच्चों को उसी उन्हीं की एज और उम्र के हिसाब से या उनकी नीड के हिसाब से ही मेथड्स का यूज़ करना चाहिए पढ़ाने के लिए। देन उसके बाद है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, कि आप क्या-क्या तरीके यूज़ करते हैं मैक्सिम्स
ऑफ टीचिंग के लिए, मतलब कि किस तरह से पढ़ाते हैं आप, इजी आसान चीज़ें पहले पढ़ाते हैं या मुश्किल चीज़ें पढ़ाते हैं, और कुछ मैक्सिम्स दिए गए हैं जिससे आपकी लर्निंग इफेक्ट हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। ईजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ जाना, सबसे पहले आसान चीज़ें सीखना, उसके बाद जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको सीखना, देन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ईजी से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सीखना। इसके अलावा नोन टू अननोन, जो चीज़ें आपको नोन है, लाइक किसी को मैथ करना बहुत अच्छा लगता है तो वो पहले मैथ का कंटेंट पढ़ ले, उसके बाद जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो कर ले। अगर किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो वो इजी कंटेंट या जो उसके नोन का कंटेंट है उसको करे, उसके बाद नेक्स्ट जो डिफिकल्ट उस पे जाए। देन उसके बाद है एटमॉस्फेरिक एंड वर्किंग कंडीशन, क्या वातावरण और आसपास का वातावरण और आपकी जो काम करने की स्थिति है वो भी आपके लर्निंग को प्रभाव, अधिगम को आपका प्रभाव डालती है। एटमॉस्फेयर के अंदर आपके आ जाएंगे कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, ठीक है। देन नॉइस, बाहर ज़्यादा आवाज़ें तो नहीं आ रही, कोई काम करते समय डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे आप किसी काम को करने के लिए। वेंटिलेशन प्रॉपर है काम को करने के लिए, हवा जो आप हवा का आदान प्रदान है वो आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे हवा का जो भाव है, प्रभाव है वो ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट तो नहीं कर रहा आपको। ये कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके अलावा भी पॉइंट्स हो सकते हैं इसके अंदर, मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए। देन इसके बाद वर्किंग कंडीशंस, क्या क्या वर्किंग कंडीशन इसकी हो सकती है। लोकेशन क्या है, तो किसी काम को सीखने के लिए आपको कोई 40-50 किलोमीटर दूर तो नहीं जाना पड़ रहा है ना। इसके अलावा आपकी बिल्डअप बिल्डअप कैसा है आपका, जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ का आपका बिल्डअप एरिया कैसा है, अ, आपकी जो बिल्डिंग का फैसिलिटी है वो कैसी है, अकोमोडेशन फैसिलिटी कैसी है आपकी, ये सारे के सारे आपके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि आपकी लर्निंग अच्छी हो रही है कि नहीं। तो आज हमने लर्निंग अधिगम के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हमने जाना, उसका मतलब जाना, उसकी डेफिनेशन जानी, और ये जाना कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी लर्निंग को। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।